हमारे देश हिंदुस्तान में आए दिन हर रोज़ कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ़ में कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होते ही रहता है। और ये धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ़ सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए और हमारे देश को विकास के रास्ते पे ले चला जाए। इसके लिए हम समय समय पे सरकारें भी बदलते हैं, सरकारें भी बदलती है। जब भी सरकारें बदलती है हम आम लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जग जाती है कि शायद अब हमारे साथ कुछ बेहतर होगा। लेकिन सरकारें चाहे कोई भी हो, ये धरना प्रदर्शन हमेशा बराबर चलते रहता है। इसमें चाहे जो भी नेता हो, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो या फिर छोटे से छोटे नेता हो, जो जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है वो अपने पोजीशन के हिसाब से जनता का शोषण कर रहा है। पर ये जो नेताएं जनता के साथ में शोषण कर रहे हैं, क्या ये गलत सिर्फ नेता ही है? तो ये जवाब बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इनको ये करप्ट करने का, जनता के साथ शोषण करने का हक कहीं ना कहीं हम लोग ही देते हैं और हम ही इनका बढ़ावा भी करते हैं। पर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों को उठाना पड़ता है। वो गरीब लोग जो सबसे ज़्यादा सहमति सरकार को सरकार बनाने में देती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हीं को उठाना पड़ता है। आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक महिला है जो सरकार के स्कीम के तहत अपने गांव के प्रधान से सरकारी आवास योजना के तहत सरकारी घर मांगने के लिए जाती है, लेकिन बदले में वो प्रधान उस महिला के साथ में कुछ ऐसा कृत्य करता है कि वो महिला काफ़ी मजबूर हो जाती है और आखिरकार वो आत्महत्या करने जैसी कदम भी उठा लेती है। वाकई में दोस्तों, जब आज की जो घटना है, जब ये सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक प्रेषित होता है तो हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस देश में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर और इसी का एक इलाका पड़ता है बेहट, जिसका थाना पड़ता है सदर बाज़ार। बात कर रहा हूं मैं 6 सितंबर 2022 के शाम के 3 बजे के आसपास। एक पति पत्नी का नाम होता है उर्मिला देवी, जो कि नाम बदला हुआ है, जिसकी उम्र है 33 वर्ष। उसके पति का नाम है अशोक कुमार, जिसकी उम्र है 36 वर्ष, जो दोनों ही बेहद ही गरीब घर परिवार से होते हैं। ये सदर बाज़ार थाने में डीआईजी के ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद सामने ही ऑफिस के वो महिला उर्मिला देवी अपने हाथ के नस पे कोई तेज़ धार हथियार चला करके और आत्महत्या करने की कोशिश करती है और उसके बाद से वो वहीं ज़मीन पे गिर जाती है। उसका पति अशोक कुमार जब अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है, वो काफ़ी रोने चीखने चिल्लाने लगता है। जब शोर शराबा होता है तो लोग भी काफ़ी तादाद में वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। इससे पहले कि वहाँ पे काफ़ी बवाल हो जाए, उस थाने का ही एक अधिकारी उर्मिला देवी को, उस महिला को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसका उपचार करवाते हैं। जिस वक्त ये महिला डीआईजी ऑफिस के सामने ये आत्महत्या करने की कोशिश करती है, उस वक्त ऑफिस में डीआईजी साहब अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसी इस बात की खबर डीआईजी को पता होती है, वो तुरंत ऑफिस आते हैं और उसके पति अशोक कुमार को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी उर्मिला देवी ने इस तरह की कदम क्यों उठाई। तो उसका पति रोने बिलखने लगता है और रोते बिलखते डीआईजी से कहता है कि साहब, हम बेहद ही गरीब परिवार से हैं। हम इतना भी सक्षम नहीं है कि हम 2 वक्त का खाना भी सही तरीके से खा सके। जब हमारे गांव में इलेक्शन हो रहा था तो हमारे गांव के प्रधान ने हम लोगों से वादा किया था कि अगर मैं ये इलेक्शन जीत जाऊंगा तो तुम्हें सरकार के नीति के तहत, सरकार के योजना के तहत तुम्हें सरकारी आवास दिलाऊंगा। प्रधान जीत भी गया। इसके बाद से जब मेरी पत्नी 3 सितंबर 2022 को उस प्रधान के पास सरकारी आवास योजना के लिए बात करने के लिए जब वहाँ पे पहुँची थी, उस प्रधान ने मेरी पत्नी के साथ में दुष्कर्म कर दिया। मेरी पत्नी रोते बिलखते मेरे पास आई और इस बात की सारी जानकारी मुझे दी। फिर उसी दिन शाम को ही 3 सितंबर को हम थाने में आकर के और उस प्रधान के खिलाफ़ में रिपोर्ट दर्ज कराएं। लेकिन इस बात की खबर उस प्रधान को पता चल गई। उसके बाद अगले दिन 4 सितंबर को वो मेरे घर शाम को आए थे अपने साथियों के साथ, अपने टीम के साथ, और हमें जान से मारने की धमकी देने लगे और हमें धमकाते हुए बोले कि जो तुमने एफआईआर मेरे विरोध में किया है वो एफआईआर तुम वापस ले लो, वरना मैं तुम्हें इस गांव में रहने नहीं दूंगा और तुम्हें इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूंगा। साहब, हम इतने कमज़ोर लोग हैं कि हम उस प्रधान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है, शासन भी इसमें कुछ मदद नहीं कर रही है। इसीलिए आज हम डीआईजी साहब से ये बात कहने के लिए आए थे। लेकिन आप भी
ऑफिस में अवेलेबल नहीं थे। मेरी पत्नी अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो आत्महत्या करने जैसी कदम उठा ली। जब ये पूरी कहानी उसका पति अशोक कुमार डीआईजी से बताता है, डीआईजी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते हैं और तुरंत अपने एक टीम को उस प्रधान को हिरासत में लेने के लिए भेजते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रधान के आवास पे जाती है, प्रधान को इस बात की खबर हो जाती है कि उन लोगों ने एफआईआर करके और थाने में पहुंच चुके हैं। वो तुरंत अपना घर और गांव छोड़ करके फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उस महिला उर्मिला देवी का मेडिकल जब रिपोर्ट जांच कराते हैं तो उससे साफ पता चल जाता है कि इस महिला के साथ में वाकई में दुष्कर्म किया है। यहाँ पे थाना के एसआई मनोज कुमार का कहना है कि हम किसी भी कीमत पे उस प्रधान को बख्शेंगे नहीं, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से हम उसे अपनी हिरासत में लेकर आएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है ये कहीं ना कहीं वो तमाम लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि जब ये हमारे आस पड़ोस के नेता ही, जो हमारे रखवाले हैं, हमारे समाज के सेवा करने वाले, जब ये लोग ही हमारे साथ में ऐसा शोषण करने लगेंगे जिन्हें हम काफ़ी करीब से जानते हैं, तो भला सोचिए कि जो हमसे दूर बैठे हुए नेता हैं उन पे हम किस हद तक भरोसा करेंगे। आज की जो कहानी है वाकई में आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का बिल्कुल ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।